हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज की क्लास लेकर आया हूँ गुप्त प्रशासन से संबंधित। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में दोस्तों मंत्री परिषद, गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन और नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी। साथ ही देखेंगे न्याय व्यवस्था, गुप्त काल की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रशासन। और इसके साथ ही देखने वाले हैं दोस्तों गुप्त प्रशासन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास में बने रहे और आज की क्लास का आनंद लें। गुप्त प्रशासन। तो दोस्तों बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। गुप्त प्रशासन। तो आज के सेशन में दोस्तों बने रहिए। सेशन में हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय प्रशासन कि शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। साथ ही देखेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में दोस्तों मंत्री और अमात्यों का समूह क्या कहलाता था, तथा दोस्तों मंत्री पद किस व्यवस्था पर आधारित था, उनके क्या कार्य थे, उनका चयन किनके द्वारा किया जाता था, इनका अध्ययन हम करने वाले हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे दोस्तों गुप्तकालीन प्रशासन के प्रमुख अधिकारी जैसे सेनापति, अग्रहारी, कुमार मात्य, महादंड नायक, रणभांडारी, महाबलाधिकृत, महासंधि विग्रह, महाप्रतिहार, दंडपाशिक, टिकिन, महापीलुपति, महाअक्षपटलिक तथा विनय स्थिति स्थापक, भट्टा सवपति, कुमार मात्य और संधि विग्रह प्रमुख अधिकारियों के क्या क्या काम थे तथा ये किस विभाग से संबंधित थे, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों गुप्तकालीन करों के कितने प्रकार थे, 12 प्रकार। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पढ़ेंगे दोस्तों, उन्हें ट्रिक से देखेंगे। गुप्तकालीन 12 प्रकार के कर। इसके बाद देखेंगे दोस्तों गुप्त काल में किन किन फसलों की खेती की जाती थी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें थी तथा भूमि के कितने प्रकार पाए जाते थे। भूमि के 5 प्रकारों में दोस्तों हम देखेंगे आज खिल, क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि और अग्रहित भूमि के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों सेशन में बने रहे। प्रांतीय शासन में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि प्रशासन कितने भागों में विभाजित था, राष्ट्र, भुक्ति और विषय क्या थे, राष्ट्र का शासक कौन होता था, राष्ट्र की इकाई किसे कहते हैं। साथ ही देखेंगे दोस्तों भुक्ति का शासक क्या कहलाता था, भुक्ति की इकाई किस नाम से जानी जाती थी गुप्त काल में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विषय का प्रधान और विषय की प्रधान इकाई किसे कहते हैं या किसे कहा जाता था। साथ ही देखने वाले हैं दोस्तों विधि से छोटी इकाई कौन सी थी या गांवों के समूह को क्या कहलाता था। गुप्त काल में गांवों का समूह क्या कहलाता था दोस्तों। इसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं कुटुंबी और तलवार। ये क्या था दोस्तों, गांव की व्यवस्था करने वाले अधिकारी कौन कौन से थे। इसके साथ ही देखेंगे भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी ये क्या कहलाता था, राष्ट्र का शासक क्या कहलाता था, भुक्ति का प्रधान ये कौन होता था दोस्तों। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे भुक्ति की छोटी इकाई ये क्या कहलाती थी। तो क्लास में बने रहें क्योंकि दोस्तों सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखें जीके ट्रिक्स स्टडी के साथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, न्यायालय के कितने प्रकार थे। तो न्यायालय के दोस्तों गुप्त काल में 4 प्रकार थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। गण, राजकीय न्यायालय, कुल और श्रेणी। इनको हम दोस्तों ट्रिक से देखेंगे। दोस्तों न्यायालय के 4 प्रकार हम ट्रिक से देखेंगे ताकि फैक्ट लंबे समय तक आपको याद रहे। इसके बाद दोस्तों हम अध्ययन करेंगे प्रमुख बंदरगाह। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे। इसके बाद देखने वाले हैं गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक नगर ये कौन कौन से थे दोस्तों। तो बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। गुप्त प्रशासन। तो दोस्तों बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। आप जानते हो गुप्त प्रशासन। तो गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी सबसे। हाँ तो दोस्तों देखते हैं गुप्त प्रशासन। तो गुप्त प्रशासन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि गुप्त प्रशासन की जानकारी के सबसे पहले देखते हैं प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इनमें आता है गुप्त अभिलेख, शिलालेख, सिक्के,
देशी और विदेशी लेखों का विवरण और मुद्राएं। इनसे दोस्तों हमें गुप्त प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्तकालीन प्रशासन की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे? गुप्त अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, देशी और विदेशी लेखों का विवरण, मुद्राएं। इनसे दोस्तों हमें गुप्त प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, तो गुप्त प्रशासन की सबसे दोस्तों प्रमुख विशेषता क्या है? गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण। गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सत्ता का विकेंद्रीकरण था तथा गुप्त वंश का विशाल साम्राज्य दोस्तों सामंतीय व्यवस्था में विभक्त था। तो यहाँ सामंतीय व्यवस्था गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, साथ ही सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण और सामंतीय व्यवस्था। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में बात करें तो शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा। दोस्तों बात करें गुप्त प्रशासन की तो प्रशासन राजतंत्रात्मक था। सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक। राजा की बात करें तो राजा के संपूर्ण अधिकार दोस्तों राजा में निहित थे। राजा ही दोस्तों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। केंद्रीय प्रशासन में सबसे प्रमुख सत्ता किसकी थी दोस्तों? राजा की। राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का प्रधान था। बात करें दोस्तों सम्राट के पद की तो ये दोस्तों वंशानुगत होता था। सम्राट का पद कैसा होता था दोस्तों? वंशानुगत। ज्येष्ठ पुत्र को पूर्ण योग्यता के आधार पर दोस्तों युवराज घोषित किया जाता था। तो राजा की स्थिति कैसी थी? प्रशासन राजतंत्रात्मक था, संपूर्ण अधिकार राजा में निहित थे। चाहे बात करें कार्यपालिका की, व्यवस्थापिका की, न्यायपालिका की, तो इनका प्रमुख कौन होता था? राजा। और राजा का पद कैसा था दोस्तों? वंशानुगत। राजा का पद कैसा था? वंशानुगत। गुप्त प्रशासन की बात करें तो राजा ईश्वर का अवतार माना जाता था। प्रशासन राजा के नेतृत्व में चलता था। कानून बनाने की बात करें, ये सब कार्य किनके थे? राजा के। तो कानून बनाना ये कार्य किसका था दोस्तों? राजा का। प्रशासन राजा के नेतृत्व में चलता था। राजा को प्राय दोस्तों ईश्वर का अवतार माना जाता था। नेक्स्ट देखें तो राजा के कार्य की बात करें दोस्तों तो वो राजा का प्रमुख कार्य क्या था? जनता की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, इसके साथ ही दोस्तों वर्ण व्यवस्था का पालन जनता से करवाना और स्वयं करना और धर्म के अनुसार आचरण करना। ये सब क्या थे दोस्तों? राजा के प्रमुख कार्य। तो सबसे प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? जनता की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, वर्ण व्यवस्था का पालन जनता से करवाना, इसके साथ ही बात करें धर्म के अनुसार आचरण करना, धर्म के अनुसार आचरण करना, ये प्रमुख कार्य थे। बात करें दोस्तों राजा की उत्पत्ति की तो देवताओं के द्वारा मानी जाती थी। राजा की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो देवताओं के द्वारा यह मान्यता थी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों केंद्रीय प्रशासन में मुख्यतः दोस्तों प्रमुख क्या थी? मंत्री परिषद, यानी कि राजा के कार्यों में सहायता करने के लिए दोस्तों मंत्री और जो अमात्य होते थे वे क्या कहलाते थे दोस्तों? मंत्री परिषद में। दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मंत्री परिषद। आप जानते हो दोस्तों मंत्री और अमात्यों का समूह ये क्या कहलाता था? संयुक्त रूप से मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में दोस्तों मंत्रियों के पद की बात करें तो पद कैसे थे दोस्तों? वंशानुगत पे आधारित थे। कार्य की बात करें मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य तो दोस्तों सम्राट के कार्यों में सहयोग करना। ये प्रमुख कार्य किनका था दोस्तों? मंत्री परिषद का। या मंत्री या अमात्यों का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? सम्राट के कार्यों में सहयोग करना। मंत्री और अमात्यों के चयन की बात करें तो मंत्री और अमात्यों के चयन ये किसके द्वारा किया जाता था? राजा के द्वारा। तो मंत्री परिषद संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुए दोस्तों? राज कार्य में सम्राट की सहायता करने के लिए मंत्री और अमात्य होते थे,
और मंत्रिपरिषद में पद दोस्तों वंशानुगत थे। मंत्रिपरिषद एक अस्थायी इकाई प्रतीत होती है दोस्तों। मंत्री और विभिन्न पदों से जाने जाते थे, जैसे मंत्री, अमात्य और सचिव। ये सब किसमें होते थे दोस्तों? मंत्रिपरिषद में। अब बात करते हैं गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारियों की। तो गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? तो इनमें सबसे पहले आता है दोस्तों सेनापति, अग्रहारिक, कुमारमात्य, महादंडनायक, रणभांडारिक, महाबलाधिकृत, महासंधि विग्रह, महाप्रतिहार, महाबलाधिकृत, महासंधि विग्रह, महाप्रतिहार, दंडपाशिक, टिकिन, महापेलुपति, महाअक्ष पटलिक, विनय स्थिति स्थापक, बंडासवपति, कुमारमात्य और संधि विग्रह। ये थे प्रमुख अधिकारी गुप्तकालीन। अब दोस्तों इनके ये किस विभाग से संबंधित थे तथा इनका प्रमुख कार्य क्या क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं दोस्तों गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी। तो दोस्तों इनका प्रमुख कार्य क्या क्या था। जैसे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेनापति या महासेनापति की। ये क्या था दोस्तों? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट आता है अग्रहारिक। नेक्स्ट है दोस्तों अग्रहारिक। अग्रहारिक कौन था दोस्तों? ये दान विभाग का प्रमुख अधिकारी या दान अधिकारी, ये क्या कहलाता था? अग्रहारिक। अब बात करते हैं दोस्तों कुमारमात्य की। सेनापति की बात करें दोस्तों, सेनापति या महासेनापति, तो ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सेनापति कौन था? नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेनापति। तो सेनापति का प्रमुख कार्य क्या था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था ये। नेक्स्ट देखिए तो महासेनापति, यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अग्रहारिक की बात करें तो दोस्तों अग्रहारिक क्या था? अग्रहारिक एक दान अधिकारी था। बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुमारमात्य। कुमारमात्य क्या था? ये सर्वोच्च पदाधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं महादंडनायक। अब बात करते हैं दोस्तों महादंडनायक की। महादंडनायक इसका प्रमुख कार्य क्या था? युद्ध और न्याय विभाग का कार्य देखना। महादंडनायक का कार्य क्या था? युद्ध और न्याय विभाग होता था, उसका कार्य देखना। ये किसका कार्य था दोस्तों? महादंडनायक का। अब नेक्स्ट आता है रणभांडारिक। नेक्स्ट क्या है? रणभांडारिक। दोस्तों इसका प्रमुख कार्य सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। ये इसका प्रमुख कार्य था सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना। नेक्स्ट है महाबलाधिकृत। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख अधिकारी महाबलाधिकृत। इसका कार्य था दोस्तों सैनिकों की नियुक्ति करना। महाबलाधिकृत इसका प्रमुख कार्य क्या था? सैनिकों की नियुक्ति करना। देखिए महासंधि विग्रह। नेक्स्ट आता है महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह का प्रमुख कार्य क्या था? युद्ध और शांति का प्रदान होता था ये, तथा विदेश नीति का प्रदान। विदेश नीति का प्रदान कौन होता था दोस्तों? महासंधि विग्रह। इसका कार्य युद्ध और शांति काल में संधियां करना और विदेश नीति का संचालन करना। यह प्रमुख कार्य किसका था? महासंधि विग्रह का। अब नेक्स्ट आता है प्रमुख अधिकारी महाप्रतिहार। नेक्स्ट कौन है दोस्तों? महाप्रतिहार। महाप्रतिहार का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? इसका प्रमुख कार्य दुर्ग की रक्षा करना। दुर्ग की रक्षा करना या बोले तो दोस्तों अंतपुर का रक्षक। ये कौन होता था? महाप्रतिहार। नेक्स्ट आता है दंडपाशिक। बात करते हैं दोस्तों दंडपाशिक। ये अधिकारी दोस्तों किस विभाग से संबंधित था? तो पुलिस विभाग से। ये दोस्तों पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था दंडपाशिक। नेक्स्ट है दोस्तों टिकिन। ये अधिकारी दोस्तों कौन था? ये टिकिन। ये मार्गपति और सड़कों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था दोस्तों? टिकिन। अब बात करते हैं महापेलुपति।
दोस्तों महापीलुपति का संबंध किससे है? यह हाथी सेना का प्रधान होता था। हाथी सेना का प्रधान क्या कहलाता था दोस्तों? महापीलुपति। नेक्स्ट आता है महाअक्सपटलिक। नेक्स्ट अधिकारी कौन से दोस्तों? महाअक्सपटलिक। इसका प्रमुख कार्य था दोस्तों अभिलेखों का, अभिलेख विभाग का प्रधान या विभिन्न अभिलेखों की रक्षा और सुरक्षा करना। यह कार्य किसका था? महाअक्सपटलिक का। तो महाअक्सपटलिक अधिकारी दोस्तों किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था? तो अभिलेख विभाग का। नेक्स्ट अधिकारी है दोस्तों विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक दोस्तों इसका प्रमुख कार्य था शांति व्यवस्था का प्रधान होता था। ये शांति व्यवस्था का प्रधान तथा धर्म संबंधी मामलों का प्रधान। ये कौन होता था दोस्तों? विनय स्थिति स्थापक। नेक्स्ट आता है दोस्तों बट्टा सौपति। बट्टा सौपति दोस्तों ये अधिकारी पैदल सेना और घुड़सवार सेना का अध्यक्ष होता था। पैदल और घुड़सवार सेना का अध्यक्ष कौन होता था दोस्तों? बट्टा सौपति। बट्टा सौपति कौन था दोस्तों? ये पैदल सेना और घुड़सवार का अध्यक्ष ये क्या कहलाता था? बट्टा सौपति। नेक्स्ट आता है दोस्तों कुमार मात्य। कुमार मात्य कौन था दोस्तों? ये सर्वोच्च पदाधिकारी। कुमार मात्य कौन था? सर्वोच्च पदाधिकारी। नेक्स्ट देखिए संधि विग्रह। संधि विग्रह की बात करें दोस्तों तो संधि विग्रह ये युद्ध मंत्री या विदेश मंत्री का पद किसे प्राप्त था? संधि विग्रह को। तो संधि विग्रह कौन था? युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री। ये संधि विग्रह कहलाता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रमुख अधिकारी भांडागाराधिकृत। इसके आगे दोस्तों गोलमिक। ये कौन था गोलमिक दोस्तों? ये फॉरेस्ट ऑफिसर वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था दोस्तों? गोलमिक। बात कर नेक्स्ट देखिए दोस्तों गोलमिक ये कौन होता था दोस्तों? गोलमिक फॉरेस्ट ऑफिसर वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट आता है दूराधिकरण। दूराधिकरण क्या है दोस्तों? भूमि कर संग्रह करने वाले संग्रहकर्ता ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? दूराधिकरण। आगे देखिए दोस्तों सर्वाध्यक्ष ये कौन था? सचिवालय का प्रधान ये क्या कहलाता था? सर्वाध्यक्ष। अवस्थितिक की बात करें ये धर्मशाला पर्यवेक्षक था दोस्तों अवस्थितिक। जबकि सोलविक क्या था दोस्तों? सोलविक अधिकारी इसका प्रमुख कार्य भूमि कर वसूल करता था ये सोलविक। तो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों में हमने दोस्तों कौन कौन से अधिकारी देखे? भांडागाराधिकृत, गोलमिक, दूराधिकरण, सर्वाध्यक्ष, अवस्थितिक और सोलविक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों गोलमिक ये कौन होता था दोस्तों? गोलमिक फॉरेस्ट ऑफिसर वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट आता है दूराधिकरण। दूराधिकरण क्या है दोस्तों? भूमि कर संग्रह करने वाले संग्रहकर्ता ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? दूराधिकरण। आगे देखिए दोस्तों सर्वाध्यक्ष ये कौन था? सचिवालय का प्रधान ये क्या कहलाता था? सर्वाध्यक्ष। अवस्थितिक की बात करें ये धर्मशाला पर्यवेक्षक था दोस्तों अवस्थितिक। जबकि सोलविक क्या था दोस्तों? सोलविक अधिकारी इसका प्रमुख कार्य भूमि कर वसूल करता था ये सोलविक। तो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों में हमने दोस्तों कौन कौन से अधिकारी देखे? भांडागाराधिकृत, गोलमिक, दूराधिकरण, सर्वाध्यक्ष, अवस्थितिक और सोलविक। बात करते हैं गुप्तकालीन 12 प्रकार के कर। दोस्तों आप जानते हो अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था। तो अमरकोश में दोस्तों अमर सिंह ने भूमि के कितने प्रकार बताए? तो 12 प्रकार। तो दोस्तों भूमि के 12 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले तो वो देख लेते हैं। उर्वरा, ऊसर, मरु, अग्रहत, सदबल, पंकिल, कच्छ, सरकरा, सरकरावती, नदी मात्रक, देव मात्रक और जलप्राय, मनुपम। ये थे दोस्तों अमरकोश में अमर सिंह के द्वारा बताए गए भूमि के 12 प्रकार। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ऊसर।
उसद ये बंजर भूमि थी। फिर आता है दोस्तों उर्वरा, तो कृषि योग्य भूमि क्या कहलाती थी? उर्वरा। नेक्स्ट है अग्रहत। दोस्तों अग्रहत क्या था? जंगली भूमि। अग्रहत क्या थी दोस्तों? जंगली भूमि, ये अग्रहत कहलाती थी। नेक्स्ट आती है दोस्तों मरु, ये एक मृत भूमि थी दोस्तों, इस पे प्राय कृषि नहीं की जाती थी। बात करते हैं देवमात्रक की, तो दोस्तों देवमात्रक ये दोस्तों ये भूमि वर्षा पर पूर्णतः आधारित थी। तो वर्षा पर आधारित भूमि क्या कहलाती थी दोस्तों? देवमात्रक। दोस्तों हमने देखा देवमात्रक, तो देवमात्रक क्या थी? ये पूर्णतः दोस्तों ये भूमि वर्षा पर आधारित थी, वर्षा द्वारा सिंचित होती थी, तो वो भूमि क्या कहलाती है? देवमात्रक। अब नेक्स्ट है कच्छ। अब बात करते हैं दोस्तों कच्छ भूमि की। तो कच्छ भूमि क्या थी दोस्तों? जो पानी के निकट वाली भूमि प्राय क्या कहलाती थी? कच्छ। कच्छ से तात्पर्य क्या है? पानी के निकट जो भूमि होती थी वो क्या कहलाती थी दोस्तों? कच्छ। अब बात करते हैं सरकरावती, सक्रावती या सरकरावती, ये दोस्तों रेतीली भूमि थी। नेक्स्ट आती है नदी मात्रक। नदी मात्रक की बात करें दोस्तों, तो नदी मात्रक नदी द्वारा संचित होती थी, वो भूमि प्राय क्या कहलाती थी? नदी मात्रक। नेक्स्ट आती है दोस्तों पंकिल। तो दोस्तों पंकिल क्या थी? ये कीचड़ युक्त भूमि, ये क्या कहलाती थी? पंकिल। ये थे दोस्तों गुप्तकालीन भूमि के 12 प्रकार। आशा करते। नेक्स्ट देखिए गुप्तकालीन फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलें क्या थी दोस्तों? ईख, जौ, चावल और धान, ये गुप्तकालीन प्रमुख फसलें थी। अब बात करते हैं भूमि के 5 प्रकार। दोस्तों गुप्तकाल में मुख्यतः 5 प्रकार की भूमि पाई जाती थी। पहले खिल, दूसरी देखें तो दोस्तों चारागाह भूमि, तीसरी कहलाती थी क्षेत्र, चौथी अग्रहत भूमि और 5वीं दोस्तों वास्तु भूमि। तो मुख्यतः 5 प्रकार थे भूमि के। लेकिन गुप्तकालीन लेखक अमरकोश की बात करें, अमरकोश ग्रंथ की बात करें दोस्तों, तो अमर सिंह ने अमरकोश महाकाव्य में तो भूमि के 12 प्रकार बताए, वो हमने ऊपर पढ़ा। जबकि मुख्य दोस्तों बात करें आर्थिक उपयोगिता की, तो आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से गुप्तकालीन भूमि के कितने प्रकार थे? 5 प्रकार। तो वो कौन कौन से हैं? खिल, चारागाह भूमि, क्षेत्र, अग्रहत भूमि और वास्तु भूमि। देखिए दोस्तों प्रांतीय शासन, तो दोस्तों प्रशासन किस में बटा हुआ था? इकाइयों में। तो प्रांतीय शासन में सबसे ऊपर था दोस्तों राष्ट्र, फिर भुक्ति और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों विषय। प्रशासन किस में बटा था दोस्तों? इकाइयों में। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी दोस्तों प्रांतीय शासन में? राष्ट्र। उसके बाद आता है दोस्तों भुक्ति, पहला राष्ट्र, दूसरा भुक्ति और तीसरा विषय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप जानते हो राष्ट्र का शासक क्या कहलाता था दोस्तों? गोप्ता। राष्ट्र की इकाई की बात करें तो राष्ट्र की इकाई क्या कहलाती थी? भुक्ति। नेक्स्ट देखें तो भुक्ति का शासक ये क्या कहलाता था दोस्तों? ऊपरिक। भुक्ति की इकाई की बात करें तो भुक्ति की इकाई क्या कहलाती थी दोस्तों? विषय। बात करते हैं विषय के प्रधान की, तो विषय का प्रधान ये विषयपति कहलाता था। अन्य फैक्ट देखें तो विषय की इकाई ये क्या कहलाती थी दोस्तों? विधि। नेक्स्ट देखें विधि से छोटी इकाई ये क्या कहलाती थी? पेट। पेट क्या है दोस्तों? तो ये गांव का समूह। तो गांव का समूह क्या कहलाता था? पेट। नेक्स्ट देखिए गांव का मुखिया ये क्या कहलाता था? ग्रामीण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो गुप्त काल में न्यायालयों के कितने प्रकार थे? तो दोस्तों 4 प्रकार के न्यायालय थे। तो वो कौन कौन से थे? देखिए पहला था दोस्तों गण, दूसरा था राजकीय न्यायालय, तीसरा देखिए दोस्तों तो कुल न्यायालय और चौथा श्रेणी न्यायालय। तो दोस्तों गुप्त काल में कितने न्यायालय थे? 4। वो कौन कौन से? गण न्यायालय, राजकीय न्यायालय, कुल न्यायालय और श्रेणी न्यायालय। तो दोस्तों ये जो गुप्त काल में 4 न्यायालय थे इन्हें हम ट्रिक से देखेंगे ताकि दोस्तों फैक्ट लंबे समय तक आपको याद रहे। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, गण
और राजा कुश। ये किसकी ट्रिक है? गुप्त काल के जो 4 प्रकार के न्यायालय होते थे उसकी ट्रिक देखिए दोस्तों। ट्रिक है गण और राजा कुश। इससे तात्पर्य दोस्तों, गण से तात्पर्य गण न्यायालय, और ट्रिक में दोस्तों राजा में राज से तात्पर्य, राजा से तात्पर्य दोस्तों राजकीय न्यायालय, जबकि कुश से तात्पर्य क्या है दोस्तों? कुल और श्रेणी न्यायालय। तो दोस्तों गुप्त काल के 4 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से? तो गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से हुए? गण, राजकीय न्यायालय, कुल न्यायालय और श्रेणी न्यायालय। और इसकी दोस्तों ट्रिक क्या थी? गण और राजा कुश। आशा करता हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक लगे तो आगे से आगे सेंड करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कृषि योग्य भूमि ये गुप्त काल में क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर है क्षेत्र भूमि। दोस्तों कृषि योग्य भूमि गुप्त काल में क्या कहलाती थी? क्षेत्र भूमि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जोतने योग्य भूमि ये गुप्त काल में दोस्तों क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर है शील भूमि। शील भूमि क्या थी दोस्तों? गुप्त काल में जोतने योग्य भूमि वो क्या कहलाती थी? शील भूमि। नेक्स्ट देखें तो गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक नगर वो कौन कौन से थे, जिन्हें हम दोस्तों आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक नगर ये कौन कौन से थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रमुख नगरों की, व्यापारिक नगर। तो सबसे पहले आता है उज्जैन, दूसरा है दोस्तों प्रतिष्ठान, तीसरा देखिए विदिशा और चौथा प्रयाग। चौथा क्या है दोस्तों? प्रयाग। तो दोस्तों गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक नगरों में कौन कौन से नगर थे? तो सबसे पहले देखिए उज्जैन, प्रतिष्ठान, तीसरा है दोस्तों विदिशा और चौथा है दोस्तों प्रयाग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है बड़ौच, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा और कौशाम्बी। ये थे दोस्तों गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक नगर। अब देखते हैं कुछ प्रमुख बंदरगाह, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह। अब देखते हैं कुछ प्रमुख बंदरगाह, जैसे ताम्रलिप्ति बंदरगाह, बड़ौच बंदरगाह और सोपारा बंदरगाह। ये क्या है दोस्तों? गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह। अब देखते हैं प्रमुख बंदरगाह गुप्तकालीन। तो सबसे पहले ताम्रलिप्ति बंदरगाह, बड़ौच बंदरगाह, सोपारा और कल्याण बंदरगाह। ये थे गुप्तकालीन प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह। अब देखते हैं दोस्तों गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुप्त काल से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ग्रामिक की सहायता करने वाले अधिकारी ये क्या कहलाते थे दोस्तों? कौन कौन से अधिकारी थे? ग्रामिक की सहायता करने वाले अधिकारी कौन कौन थे दोस्तों? कुटुंबी और तलवारक। ये अधिकारी दोस्तों ग्रामिक की सहायता करने वाले प्रमुख अधिकारी थे, कुटुंबी और तलवारक। नेक्स्ट आता है दोस्तों गांव की व्यवस्था करने वाला प्रमुख अधिकारी। तो गांव की व्यवस्था करने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे गुप्त काल में? तो इनमें सबसे पहले आता है दोस्तों ग्रामपति और ग्रामिक या ग्रामिक मेहतर। ये दोस्तों गांव की व्यवस्था करने वाले प्रमुख अधिकारी थे। तो गांव की व्यवस्था करने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हुए? ग्रामपति या ग्रामिक मेहतर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी ये गुप्त काल में क्या कहलाता था? भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी ये गुप्त काल में दोस्तों सोलकिक नाम से जाना जाता था। तो भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सोलकिक। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्र का शासक गुप्त काल में क्या कहलाता था? राष्ट्र का शासक तो दोस्तों गोप्ता। राष्ट्र का शासक क्या कहलाता था? गोप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भुक्ति का प्रदान। तो दोस्तों भुक्ति का प्रदान ये गुप्त काल में क्या कहलाता था? उपरिक्त। भुक्ति का प्रदान क्या कहलाता था? उपरिक्त। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है भुक्ति की इकाई ये गुप्त काल में क्या कहलाती थी? भुक्ति की इकाई तो विषय। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है
विषय का शासक ये क्या कहलाता था? तो विषयपति। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? विषय का शासक क्या कहलाता था? विषयपति। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में कुमार मात्य। दोस्तों गुप्त काल में कुमार मात्य क्या था या कौन था? एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। कुमार मात्य कौन था? एक प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट देखिए, सैनिकों की नियुक्ति करने वाला प्रमुख अधिकारी ये कौन होता था दोस्तों? महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत का प्रमुख कार्य क्या था? सैनिकों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट आता है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ये गुप्त काल में दोस्तों पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर है दंडपाशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सेना का कार्यालय ये क्या कहलाता था? तो दोस्तों बलाधिकृत। गुप्त काल में सेना का कार्यालय क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत। बात करते हैं दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सती प्रथा का उल्लेख गुप्त काल के दोस्तों किस अभिलेख में मिलता है हमें? तो इसका राइट आंसर है एरण्य अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों नारद पुराण में दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नारद पुराण में दासों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 15 प्रकार। नारद पुराण में दासों के कितने प्रकार बताए गए हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 15 प्रकार। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में न्यायालयों के दोस्तों कितने प्रकार थे? नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में न्यायालयों के कितने प्रकार थे? तो 4 प्रकार। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में शैव संप्रदाय का प्रमुख स्थान या प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है मथुरा। गुप्त काल में शैव संप्रदाय का प्रमुख स्थान या केंद्र क्या कौन सा था दोस्तों? गुप्त काल में शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र ये मथुरा कहलाता था। नेक्स्ट देखिए, मालती की बात करें तो मालती किस कला में पारंगत थी दोस्तों? तो चित्रकला में। नेक्स्ट देखिए, बाल विवाह का उल्लेख ये किस रचना या किस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है दोस्तों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्म का स्वर्ण युग ये दोस्तों किस काल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल को। हिंदू धर्म का स्वर्ण युग ये किस काल को कहते हैं दोस्तों हम? तो गुप्त काल को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में शिक्षा संबंधी विद्याओं का उल्लेख, शिक्षा संबंधी कितनी विद्याओं का उल्लेख मिलता है हमें? तो 14 प्रकार की शिक्षा संबंधी विद्याओं का उल्लेख हमें गुप्त काल में मिलता है। गुप्त काल में शिक्षा संबंधी कितनी विद्याओं का उल्लेख मिलता है हमें? तो 14 प्रकार की शिक्षा संबंधी विद्याओं का उल्लेख हमें गुप्त काल में प्राप्त होता है। बात करते हैं अमरकोश की। तो दोस्तों अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है अमर सिंह। अमरकोश के रचनाकार कौन थे? तो अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरकोश के रचनाकार कौन थे? अमर सिंह। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सोपन वासवत्ता इसके रचनाकार कौन है? सोपन वासवत्ता के रचनाकार तो कवि भास। नेक्स्ट देखिए, प्रयाग परिस्थिति के रचनाकार की बात करें तो दोस्तों प्रयाग परिस्थिति के रचनाकार कौन थे? हरिसेन। इसका राइट आंसर क्या है? हरिसेन। बात करते हैं दोस्तों न्यायशास्त्र के जनक की। तो मध्यकालीन भारत में न्यायशास्त्र का जनक दोस्तों में हम किसे कहते हैं? न्यायशास्त्र का जनक दोस्तों मध्यकालीन भारत में न्यायशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो दिग्नाग को। दिग्नाग की प्रमुख रचना कौन सी थी दोस्तों? न्याय प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं 10 कुमार चरित्र इसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दंडिन। न्याय प्रदेश की रचना दोस्तों किसके द्वारा की गई? दिग्नाग के द्वारा। जबकि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडिन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुप्त काल में पैदल सैनिकों का वर्ग ये क्या कहलाता था? पदाधि। गज सेना की बात करें तो गज सेना क्या कहलाती थी? गजरोही। देखिए दोस्तों, तो साधारण सैनिक ये गुप्त काल में क्या कहलाते थे? चाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण सैनिकों को दोस्तों गुप्त काल में क्या कहते थे? चाट। साधारण सैनिक क्या कहलाते थे? चाट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चमुई क्या है दोस्तों? चमुई सेना की छोटी टुकड़ी ये क्या कहलाती थी? चमुई। दोस्तों गुप्त काल में चमुई था तो चमुई क्या था? सेना की छोटी टुकड़ी ये क्या कहलाती थी? चमुई। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में भोग कर क्या था दोस्तों? तो ये फल फूल और सब्जी करता भोग।
विष्टि की बात करें, देखिए विष्टि क्या था दोस्तों, विष्टि एक बेगार कर था। विष्टि क्या था, एक बेगार कर। नेक्स्ट देखिए तो गुप्त काल का प्रमुख व्यवसाय, बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन। गुप्त काल का प्रमुख व्यवसाय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुप्त काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट देखिए सरकरावती, ये क्या था दोस्तों, सरकरावती। सरकरावती क्या था, एक प्रकार की मिट्टी दोस्तों, ये रेतीली मिट्टी का एक प्रकार है सरकरावती, ये मिट्टी का एक प्रकार है रेतीली मिट्टी का। नेक्स्ट देखिए सरकरा, ये क्या थी दोस्तों, तो ये कंकरीली मिट्टी क्या कहलाती थी, सरकरा। अब बात करते हैं गुप्त काल के प्रमुख उद्योग की। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए गुप्त काल का प्रमुख उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देखिए विदिशा, दोस्तों ये नगर क्यों प्रसिद्ध था, तो हाथी दांत के उद्योग के लिए विदिशा प्रसिद्ध था। बात करते हैं कौशाम्बी की, तो दोस्तों कौशाम्बी क्यों प्रसिद्ध था, ये सेंट या इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ये कौशाम्बी इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था गुप्त काल में। नेक्स्ट देखिए व्यापार का माध्यम, बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल में व्यापार का माध्यम क्या था, तो वस्तु विनिमय और कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था व्यापार में। तो दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के कौन कौन से प्रकार प्रचलित थे, तो दंडुरधारी सिक्के, दंडधारी सिक्के, निहंता सिक्के, छत्रधारी सिक्के, ये दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार हैं। इनसे भी हमें दोस्तों तात्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है गुप्तकालीन सिक्कों से। तो गुप्तकालीन सिक्कों के कौन कौन से प्रकार थे, धनुर्धारी, दंडधारी, निहंता और छत्रधारी, ये सिक्कों के प्रकार हैं दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार। गुप्तकालीन सिक्कों के हमने कौन कौन से प्रकार देखे, धनुर्धारी, दंडधारी, निहंता और छत्रधारी, ये थे दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार। इनसे भी हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब देखने वाले हैं मोहर, तो दोस्तों मोहरों से भी हमें गुप्तकालीन जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं गुप्तकालीन मोहरों की भाषा, तो दोस्तों गुप्तकालीन मोहरों की भाषा क्या थी, संस्कृत। यह हमें सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर है नालंदा और वैशाली से। अब देखते हैं गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो गुप्त सामंत माने जाते हैं दोस्तों, गुप्त किसके सामंत माने जाते हैं, तो ये कुषाणों के सामंत कहलाते थे गुप्त सामंत, ये कुषाणों के सामंत थे दोस्तों गुप्त। गुप्तकालीन दरबारी भाषा की बात करें तो वो कौन सी थी, गुप्तकालीन दरबारी भाषा, तो दोस्तों वो थी संस्कृत। अब बात करते हैं कला संस्कृति और स्थापत्य का स्वर्ण युग, ये किस काल को कहा जाता है, तो आप जानते हो दोस्तों गुप्त काल को। हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, गुप्त किसके सामंत थे, तो कुषाणों के। दूसरा क्वेश्चन देखा हमने गुप्तकालीन दरबारी भाषा के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था गुप्तकालीन दरबारी भाषा के बारे में। तो दोस्तों गुप्तकालीन दरबारी भाषा कौन सी थी, संस्कृत। नेक्स्ट हमने पढ़ा दोस्तों कला संस्कृति और स्थापत्य का स्वर्ण युग, यह कौन सा काल कहलाता है, तो आपका राइट आंसर है गुप्त काल। नेक्स्ट देखिए व्यापार का माध्यम, बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल में व्यापार का माध्यम क्या था, तो वस्तु विनिमय और कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था व्यापार में। ये थे दोस्तों गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। 50 टॉप क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, तो एक दो बार रिवीजन कर लीजिए जिससे कि सारे फैक्ट क्लियर हो जाएं और गुप्त काल से संबंधित कोई प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। दोस्तों ये थी गुप्त काल भाग 2 क्लास। इसमें हमने पढ़ा गुप्त प्रशासन, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन और टॉप 50 क्वेश्चन गुप्त काल से संबंधित। तो दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन गुप्त काल भाग 2 का रिवीजन, जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों गुप्त प्रशासन तथा 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं गुप्त प्रशासन। तो गुप्त प्रशासन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि गुप्त प्रशासन की जानकारी के सबसे पहले देखते हैं प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इनमें आता है गुप्त अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, देशी और विदेशी लेखों का विवरण और मुद्राएं।
नेक्स्ट देखिए, तो गुप्त प्रशासन की सबसे दोस्तों प्रमुख विशेषता क्या है? गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण। गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सत्ता का विकेंद्रीकरण था तथा गुप्त वंश का विशाल साम्राज्य दोस्तों सामंतीय व्यवस्था में विभक्त था। तो यहाँ सामंतीय व्यवस्था गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, साथ ही सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण और सामंतीय व्यवस्था। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में बात करें तो शासन का सर्वोच्च अधिकारी, शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा। दोस्तों बात करें गुप्त प्रशासन की, तो प्रशासन राजतंत्रात्मक था। सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक। राजा की बात करें तो राजा के संपूर्ण अधिकार दोस्तों राजा में निहित थे। राजा ही दोस्तों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। केंद्रीय प्रशासन में सबसे प्रमुख सत्ता किसकी थी दोस्तों? राजा की। राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का प्रधान था। बात करें दोस्तों सम्राट के पद की, तो ये दोस्तों वंशानुगत होता था। सम्राट का पद कैसा होता था दोस्तों? वंशानुगत। गुप्त प्रशासन की बात करें तो राजा ईश्वर का अवतार माना जाता था। प्रशासन राजा के नेतृत्व में चलता था। कानून बनाने की बात करें, ये सब कार्य किनके थे? राजा के। तो कानून बनाना ये कार्य किसका था दोस्तों? राजा का। प्रशासन राजा के नेतृत्व में चलता था। राजा को प्राय दोस्तों ईश्वर का अवतार माना जाता था। नेक्स्ट देखें तो राजा के कार्य की बात करें दोस्तों, तो राजा का प्रमुख कार्य क्या था? जनता की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। इसके साथ ही दोस्तों वर्ण व्यवस्था का पालन जनता से करवाना और स्वयं करना और धर्म के अनुसार आचरण करना। देखते हैं दोस्तों केंद्रीय प्रशासन में मुख्यतः दोस्तों प्रमुख क्या थी? मंत्रिपरिषद, यानी कि राजा के कार्यों में सहायता करने के लिए दोस्तों मंत्री और जो अमात्य होते थे वे क्या कहलाते थे दोस्तों? मंत्रिपरिषद में। दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मंत्रिपरिषद। आप जानते हो दोस्तों मंत्री और अमात्यों का समूह ये क्या कहलाता था? संयुक्त रूप से मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में दोस्तों मंत्रियों के पद की बात करें तो पद कैसे थे दोस्तों? वंशानुगत पे आधारित थे। कार्य की बात करें मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य तो दोस्तों सम्राट के कार्यों में सहयोग करना। ये प्रमुख कार्य किनका था दोस्तों? मंत्रिपरिषद का। या मंत्री या अमात्यों का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? सम्राट के कार्यों में सहयोग करना। मंत्री और अमात्यों के चयन की बात करें तो मंत्री और अमात्यों के चयन ये किसके द्वारा किया जाता था? राजा के द्वारा। अब बात करते हैं गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारियों की। तो गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? तो इनमें सबसे पहले आता है दोस्तों सेनापति, अग्रहारिक, कुमारमात्य, महादंड नायक, रणभांडारिक, महाबलाधिकृत, महासंधि विग्रह, महाप्रतिहार, महाबलाधिकृत, महासंधि विग्रह, महाप्रतिहार, दंडपाशिक, टिकिन, महापेलुपति, महाअक्ष पटलिक। अब देखते हैं दोस्तों गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी। तो दोस्तों इनका प्रमुख कार्य क्या क्या था? जैसे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेनापति या महासेनापति की। ये क्या था दोस्तों? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट आता है अग्रहारिक। नेक्स्ट है दोस्तों अग्रहारिक। अग्रहारिक कौन था दोस्तों? ये दान विभाग का प्रमुख अधिकारी। कुमारमात्य क्या था? ये सर्वोच्च पदाधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं महादंड नायक। अब बात करते हैं दोस्तों महादंड नायक की। महादंड नायक इसका प्रमुख कार्य क्या था? युद्ध और न्याय विभाग का कार्य देखना। महादंड नायक का कार्य क्या था? युद्ध और न्याय विभाग होता था, उसका कार्य देखना। ये किसका कार्य था दोस्तों? महादंड नायक का। अब नेक्स्ट आता है रणभांडारिक। नेक्स्ट क्या है?
रण भंडारी। दोस्तों इसका प्रमुख कार्य सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। ये इसका प्रमुख कार्य था सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना। नेक्स्ट है महाबलाधिकृत। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख अधिकारी महाबलाधिकृत। इसका कार्य था दोस्तों सैनिकों की नियुक्ति करना। महाबलाधिकृत इसका प्रमुख कार्य क्या था? सैनिकों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट आता है महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह का प्रमुख कार्य क्या था? युद्ध और शांति का प्रदान होता था ये, तथा विदेश नीति का प्रदान। विदेश नीति का प्रदान कौन होता था दोस्तों? महासंधि विग्रह। इसका कार्य युद्ध और शांति काल में संधियां करना और विदेश नीति का संचालन करना। ये प्रमुख कार्य किसका था? महासंधि विग्रह का। अब नेक्स्ट आता है प्रमुख अधिकारी महाप्रतिहार। नेक्स्ट कौन है दोस्तों? महाप्रतिहार। महाप्रतिहार का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? इसका प्रमुख कार्य दुर्ग की रक्षा करना। दुर्ग की रक्षा करना, या बोले तो दोस्तों अंतपुर का रक्षक। ये कौन होता था? महाप्रतिहार। नेक्स्ट आता है दंडपाशिक। बात करते हैं दोस्तों दंडपाशिक। ये अधिकारी दोस्तों किस विभाग से संबंधित था? तो पुलिस विभाग से। ये दोस्तों पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था दंडपाशिक। नेक्स्ट है दोस्तों टिकिन। ये अधिकारी दोस्तों कौन था? ये टिकिन। ये मार्गपति और सड़कों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था दोस्तों? टिकिन। अब बात करते हैं महापीलुपति। दोस्तों महापीलुपति का संबंध किससे है? यह हाथी सेना का प्रधान होता था। हाथी सेना का प्रधान क्या कहलाता था दोस्तों? महापीलुपति। नेक्स्ट आता है महाअक्षपटलिक। नेक्स्ट अधिकारी कौन से दोस्तों? महाअक्षपटलिक। इसका प्रमुख कार्य था दोस्तों अभिलेखों का, अभिलेख विभाग का प्रधान, या विभिन्न अभिलेखों की रक्षा और सुरक्षा करना। यह कार्य किसका था? महाअक्षपटलिक का। तो महाअक्षपटलिक अधिकारी दोस्तों किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था? तो अभिलेख विभाग का। कुमारमात्य कौन था? सर्वोच्च पदाधिकारी। नेक्स्ट देखिए संधि विग्रह। संधि विग्रह की बात करें दोस्तों तो संधि विग्रह ये युद्ध मंत्री या विदेश मंत्री का पद किसे प्राप्त था? संधि विग्रह को। तो संधि विग्रह कौन था? युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री। ये संधि विग्रह कहलाता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रमुख अधिकारी भांडागाराधिकृत। इसके आगे दोस्तों गोलमिक। ये कौन था गोलमिक दोस्तों? ये फॉरेस्ट ऑफिसर, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था दोस्तों? गोलमिक। बात कर नेक्स्ट देखिए दोस्तों गोलमिक। ये कौन होता था दोस्तों? गोलमिक फॉरेस्ट ऑफिसर, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट आता है दूराधिकरण। दूराधिकरण क्या है दोस्तों? भूमि कर संग्रह करने वाले संग्रहकर्ता, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? दूराधिकरण। आगे देखिए दोस्तों सर्वाध्यक्ष। ये कौन था? सचिवालय का प्रधान। ये क्या कहलाता था? सर्वाध्यक्ष। अवस्थितिक की बात करें, ये धर्मशाला पर्यवेक्षक था दोस्तों अवस्थितिक। जबकि सोलविक क्या था दोस्तों? सोलविक अधिकारी। इसका प्रमुख कार्य भूमि कर वसूल करता था ये सोलविक। तो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों में हमने दोस्तों कौन कौन से अधिकारी देखे? भांडागाराधिकृत, गोलमिक, दूराधिकरण, सर्वाध्यक्ष, अवस्थितिक और सोलविक। बात करते हैं गुप्तकालीन 12 प्रकार के कर। दोस्तों आप जानते हो अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था। तो अमरकोश में दोस्तों अमर सिंह ने भूमि के कितने प्रकार बताए? तो 12 प्रकार। तो दोस्तों भूमि के 12 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले तो वो देख लेते हैं। उर्वरा, ऊसर, मरु, अग्रहत, सदबल, पंकिल, कच्छ, सरकरा, सरकरावती, नदी मात्रक, देव मात्रक और जलप्राय, मनुपम। ये थे दोस्तों अमरकोश में अमर सिंह के द्वारा बताए गए भूमि के 12 प्रकार। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ऊसर। ऊसर ये बंजर भूमि थी। फिर आता है दोस्तों उर्वरा,
तो कृषि योग्य भूमि क्या कहलाती थी? उर्वरा। नेक्स्ट है अग्रहत। दोस्तों अग्रहत क्या था? जंगली भूमि। अग्रहत क्या थी दोस्तों? जंगली भूमि, ये अग्रहत कहलाती थी। नेक्स्ट आती है दोस्तों मरु। ये एक मृत भूमि थी दोस्तों, इस पे प्राय कृषि नहीं की जाती थी। बात करते हैं देवमात्रक की। तो दोस्तों देवमात्रक ये दोस्तों ये भूमि वर्षा पर पूर्णतः आधारित थी। तो वर्षा पर आधारित भूमि क्या कहलाती थी दोस्तों? देवमात्रक। दोस्तों हमने देखा देवमात्रक, तो देवमात्रक क्या थी? ये पूर्णतः दोस्तों ये भूमि वर्षा पर आधारित थी, वर्षा द्वारा सिंचित होती थी, तो वो भूमि क्या कहलाती है? देवमात्रक। अब नेक्स्ट है कच्छ। अब बात करते हैं दोस्तों कच्छ भूमि की। तो कच्छ भूमि क्या थी दोस्तों? जो पानी के निकट वाली भूमि प्राय क्या कहलाती थी? कच्छ। कच्छ से तात्पर्य क्या है? पानी के निकट जो भूमि होती थी वो क्या कहलाती थी दोस्तों? कच्छ। अब बात करते हैं सरकरावती। सक्रावती या सरकरावती, ये दोस्तों रेतीली भूमि थी। नेक्स्ट आती है नदी मात्रक। नदी मात्रक की बात करें दोस्तों, तो नदी मात्रक नदी द्वारा संचित होती थी, वो भूमि प्राय क्या कहलाती थी? नदी मात्रक। नेक्स्ट आती है दोस्तों पंकिल। तो दोस्तों पंकिल क्या थी? ये कीचड़ युक्त भूमि, ये क्या कहलाती थी? पंकिल। ये थे दोस्तों गुप्तकालीन भूमि के 12 प्रकार। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। नेक्स्ट देखिए गुप्तकालीन फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलें क्या थी दोस्तों? ईख, जौ, चावल और धान, ये गुप्तकालीन प्रमुख फसलें थी। अब बात करते हैं भूमि के 5 प्रकार। देखिए दोस्तों प्रांतीय शासन। तो दोस्तों प्रशासन किस में बटा हुआ था? इकाइयों में। तो प्रांतीय शासन में सबसे ऊपर था दोस्तों राष्ट्र, फिर भुक्ति, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों विषय। प्रशासन किस में बटा था दोस्तों? इकाइयों में। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी दोस्तों प्रांतीय शासन में? राष्ट्र। उसके बाद आता है दोस्तों भुक्ति। पहला राष्ट्र, दूसरा भुक्ति और तीसरा विषय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप जानते हो राष्ट्र का शासक क्या कहलाता था दोस्तों? गोप्ता। राष्ट्र की इकाई की बात करें तो राष्ट्र की इकाई क्या कहलाती थी? भुक्ति। नेक्स्ट देखें तो भुक्ति का शासक ये क्या कहलाता था दोस्तों? ऊपरी। भुक्ति की इकाई की बात करें तो भुक्ति की इकाई क्या कहलाती थी दोस्तों? विषय। बात करते हैं विषय के प्रधान की, तो विषय का प्रधान ये विषयपति कहलाता था। अन्य फैक्ट देखें तो विषय की इकाई ये क्या कहलाती थी दोस्तों? विधि। नेक्स्ट देखें विधि से छोटी इकाई ये क्या कहलाती थी? पेट। पेट क्या है दोस्तों? तो ये गांव का समूह। तो गांव का समूह क्या कहलाता था? पेट। नेक्स्ट देखिए गांव का मुखिया ये क्या कहलाता था? ग्रामिक। ग्रामिक की सहायता करने वाले अधिकारियों की बात करें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों गुप्तकालीन प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप जानते हो राष्ट्र का शासक क्या कहलाता था दोस्तों? गोप्ता। राष्ट्र की इकाई की बात करें तो राष्ट्र की इकाई क्या कहलाती थी? भुक्ति। नेक्स्ट देखें तो भुक्ति का शासक ये क्या कहलाता था दोस्तों? ऊपरी। भुक्ति की इकाई की बात करें तो भुक्ति की इकाई क्या कहलाती थी दोस्तों? विषय। बात करते हैं विषय के प्रधान की, तो विषय का प्रधान ये विषयपति कहलाता था। अन्य फैक्ट देखें तो विषय की इकाई ये क्या कहलाती थी दोस्तों? विधि। नेक्स्ट देखें विधि से छोटी इकाई ये क्या कहलाती थी? पेट। पेट क्या है दोस्तों? तो ये गांव का समूह। तो गांव का समूह क्या कहलाता था? पेट। नेक्स्ट देखिए गांव का मुखिया ये क्या कहलाता था? ग्रामिक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो गुप्त काल में न्यायालयों के कितने प्रकार थे? तो दोस्तों 4 प्रकार के न्यायालय थे। तो वो कौन कौन से थे? देखिए पहला था दोस्तों गण, दूसरा था राजकीय न्यायालय, तीसरा देखिए दोस्तों तो कुल न्यायालय, और चौथा श्रेणी न्यायालय। तो दोस्तों गुप्त काल में कितने न्यायालय थे? 4। वो कौन कौन से? गण न्यायालय, राजकीय न्यायालय,
कुल न्यायालय और श्रेणी न्यायालय। तो दोस्तों ये जो गुप्त काल में 4 न्यायालय थे इन्हें हम ट्रिक से देखेंगे ताकि दोस्तों फैक्ट लंबे समय तक आपको याद रहे। तो ट्रिक देखिए। तो गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से हुए? गण, राजकीय न्यायालय, कुल न्यायालय और श्रेणी न्यायालय। और इसकी दोस्तों ट्रिक क्या थी? गण और राजा कुश। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कृषि योग्य भूमि ये गुप्त काल में क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर है क्षेत्र भूमि। दोस्तों कृषि योग्य भूमि गुप्त काल में क्या कहलाती थी? क्षेत्र भूमि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जोतने योग्य भूमि ये गुप्त काल में दोस्तों क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर है शील भूमि। शील भूमि क्या थी दोस्तों? गुप्त काल में जोतने योग्य भूमि वो क्या कहलाती थी? शील भूमि। नेक्स्ट देखें तो गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक नगर वो कौन कौन से थे, जिन्हें हम दोस्तों आगे देखेंगे। तो दोस्तों गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक नगरों में कौन कौन से नगर थे? तो सबसे पहले देखिए उज्जैन, प्रतिष्ठान, तीसरा है दोस्तों विदिशा और चौथा है दोस्तों प्रयाग। अब देखते हैं प्रमुख बंदरगाह गुप्तकालीन। तो सबसे पहले ताम्रलिप्ति बंदरगाह, बड़ौच बंदरगाह, सोपारा और कल्याण बंदरगाह ये थे गुप्तकालीन प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह। अब देखते हैं दोस्तों गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गुप्त काल से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ग्रामिक की सहायता करने वाले अधिकारी ये क्या कहलाते थे दोस्तों? कौन कौन से अधिकारी थे? ग्रामिक की सहायता करने वाले अधिकारी कौन कौन थे दोस्तों? कुटुंबी और तलवारक। ये अधिकारी दोस्तों ग्रामिक की सहायता करने वाले प्रमुख अधिकारी थे, कुटुंबी और तलवारक। नेक्स्ट आता है दोस्तों गांव की व्यवस्था करने वाला प्रमुख अधिकारी। तो गांव की व्यवस्था करने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे गुप्त काल में? तो इनमें सबसे पहले आता है दोस्तों ग्रामपति और ग्रामिक या ग्रामिक मैतर। ये दोस्तों गांव की व्यवस्था करने वाले प्रमुख अधिकारी थे। तो गांव की व्यवस्था करने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हुए? ग्रामपति या ग्रामिक मैतर। क्वेश्चन है राष्ट्र का शासक गुप्त काल में क्या कहलाता था? राष्ट्र का शासक तो दोस्तों गोप्ता। राष्ट्र का शासक क्या कहलाता था? गोप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भुक्ति का प्रदान। तो दोस्तों भुक्ति का प्रदान ये गुप्त काल में क्या कहलाता था? ऊपरिक। भुक्ति का प्रदान क्या कहलाता था? ऊपरिक। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है भुक्ति की इकाई ये गुप्त काल में क्या कहलाती थी? भुक्ति की इकाई तो विषय। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है विषय का शासक ये क्या कहलाता था? तो विषयपति। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? विषय का शासक क्या कहलाता था? विषयपति। नेक्स्ट देखिए गुप्त काल में कुमार मात्य। दोस्तों गुप्त काल में कुमार मात्य क्या था या कौन था? एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। कुमार मात्य कौन था? एक प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट देखिए सैनिकों की नियुक्ति करने वाला प्रमुख अधिकारी ये कौन होता था दोस्तों? महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत का प्रमुख कार्य क्या था? सैनिकों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट आता है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ये गुप्त काल में दोस्तों पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर है दंडपाशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में सेना का कार्यालय ये क्या कहलाता था? तो दोस्तों बलाधिकृत। गुप्त काल में सेना का कार्यालय क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत। बात करते हैं दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सती प्रथा का उल्लेख गुप्त काल के दोस्तों किस अभिलेख में मिलता है हमें? तो इसका राइट आंसर है एरन अभिलेख। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए गुप्त काल में शैव संप्रदाय का प्रमुख स्थान या प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है मथुरा। गुप्त काल में शैव संप्रदाय का प्रमुख स्थान या केंद्र क्या कौन सा था दोस्तों? गुप्त काल में शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र ये मथुरा कहलाता था। नेक्स्ट देखिए
मालती की बात करें तो मालती किस कला में पारंगत थी दोस्तों? तो चित्रकला में। नेक्स्ट देखिए, बाल विवाह का उल्लेख ये किस रचना या किस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है दोस्तों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्म का स्वर्ण युग ये दोस्तों किस काल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल को। हिंदू धर्म का स्वर्ण युग ये किस काल को कहते हैं दोस्तों हम? तो गुप्त काल को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में शिक्षा संबंधी विद्याओं का उल्लेख, शिक्षा संबंधी कितनी विद्याओं का उल्लेख मिलता है हमें? तो 14 प्रकार की शिक्षा संबंधी विद्याओं का उल्लेख हमें गुप्त काल में मिलता है। गुप्त काल में शिक्षा संबंधी कितनी विद्याओं का उल्लेख मिलता है हमें? तो 14 प्रकार की शिक्षा संबंधी विद्याओं का उल्लेख हमें गुप्त काल में प्राप्त होता है। बात करते हैं अमरकोश की। तो दोस्तों अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है अमर सिंह। अमरकोश के रचनाकार कौन थे? तो अमर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन देखिए, अमरकोश के रचनाकार कौन थे? अमर सिंह। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सोपन वासवत्ता इसके रचनाकार कौन है? सोपन वासवत्ता के रचनाकार तो कवि भास। नेक्स्ट देखिए, प्रयाग परिस्थिति के रचनाकार की बात करें तो दोस्तों प्रयाग परिस्थिति के रचनाकार कौन थे? हरिसेन। इसका राइट आंसर क्या है? हरिसेन। बात करते हैं दोस्तों न्यायशास्त्र के जनक की। तो मध्यकालीन भारत में न्यायशास्त्र का जनक दोस्तों में हम किसे कहते हैं? न्यायशास्त्र का जनक दोस्तों मध्यकालीन भारत में न्यायशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो दिग्नाग को। दिग्नाग की प्रमुख रचना कौन सी थी दोस्तों? न्याय प्रदेश। न्याय प्रदेश की रचना दोस्तों किसके द्वारा की गई? दिग्नाग के द्वारा। जबकि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडिन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुप्त काल में पैदल सैनिकों का वर्ग ये क्या कहलाता था? पदाधि। गज सेना की बात करें तो गज सेना क्या कहलाती थी? गजरोही। देखिए दोस्तों, तो साधारण सैनिक ये गुप्त काल में क्या कहलाते थे? चाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण सैनिकों को दोस्तों गुप्त काल में क्या कहते थे? चाट। साधारण सैनिक क्या कहलाते थे? चाट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चमुई क्या है दोस्तों? चमुई सेना की। देखिए विष्टि क्या था दोस्तों? विष्टि एक बेगारकर था। विष्टि क्या था? एक बेगारकर। नेक्स्ट देखिए, तो गुप्त काल का प्रमुख व्यवसाय बात करते हैं दोस्तों। गुप्त काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट देखिए, सरकरावती ये क्या था दोस्तों? सरकरावती क्या था? एक प्रकार की मिट्टी दोस्तों, ये रेतीली मिट्टी का एक प्रकार है। सरकरावती ये मिट्टी का एक प्रकार है, रेतीली मिट्टी का। नेक्स्ट देखिए, सरकरा ये क्या थी दोस्तों? तो ये कंकरीली मिट्टी क्या कहलाती थी? सरकरा। तो दोस्तों ये थी गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमने पढ़ा गुप्त प्रशासन के बारे में, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन तथा गुप्त काल से संबंधित टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, लाइक शेयर और ज्वाइन करना ना भूलें। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। दोस्तों चैनल को लाइक करें और क्लास को आगे से आगे सेंड करें। मैं ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।